बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर और आफियत से होंगे और आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरेगा और यकीनन जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो आपका दिन अच्छा ही गुजरेगा। इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद कर रहे थे जब वीकेंड पर छोड़े गए आपको कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान आया था उस पर वो कायम रहेंगे। 2 हफ्ते का वक्त उन्होंने दिया, लेकिन इस वीकेंड के दौरान जो कुछ हुआ आपके सामने है। नई जंगें शुरू नहीं करूंगा बल्कि जो चल रही हैं उनको बंद कराऊंगा, ये कहना था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। मगर वो बात ही क्या जिस पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े रह जाएं और पूरी कर पाए। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर का 2 हफ्ते तक ईरान इसराइल जंग में ना कूदने का जो बयान और फिर 2 रोज बाद ही उस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाना और अमेरिका के जो B-2 तैयारे हैं अपने जदीद तरीन असलहे और बमबार तैयारों के साथ ईरान की 3 जौहरी तंसीबात फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान को निशाना बनाना, ये हमने सब ने देखा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया है और अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों की मदद से फर्दो, इस्फहान और नेतन्ज में जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं। अमेरिका ने ईरानी जौहरी मकामात पर 30 टॉमाहाक मिसाइल्स भी दागे हैं और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन दुनिया भर से मुजम्मत सामने आ रही है और अमेरिकी सदर को अमेरिका के अंदर से भी मुजम्मत का सामना करना पड़ा है। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमेरिकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दिया है। और उधर अमेरिका के ईरान पर हमले पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब ने यह वाज़ेह किया कि ईरान पर अमेरिकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब का वक्त, नौयत और पैमाना इराकी फौज तय करेगी, ईरानी फौज तय करेगी और ईरान के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। इल्जामात की मुहरकात सियासी हैं, कानूनी हैसियत बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की सियासी तारीख पर स्याह धब्बा लग गया है। नेतन्याहू अमेरिकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। व्हाइट हाउस ने इसराइली वज़ीर आज़म के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। और इसी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की शदीद मुजम्मत करता है और पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा यहाँ किया जाता है। और सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान, चीन और रूस ने करारदाद जमा कराई और मशरक़ वस्ता में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का मुतालबा कर दिया और ये कहा है कि मौजूदा क़यादत ईरान को अजीम नहीं बना सकती। ईरान ने हज़ारों अमरीकियों को हलाक और माजूर किया। अमरीकी सदर कार्टर के दौर में तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर भी कब्जा किया। गुज़िश्ता रोज़ हमें एक शानदार फौजी कामयाबी मिली, हमने ईरान के हाथ से बॉम्ब छीन लिया। अगर वो बॉम्ब बना लेते तो इसे इस्तेमाल भी करते। जबकि अमरीकी सदर के बयान के कुछ ही घंटे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली अमरीका का मकसद नहीं है। ईरान के पास तकरीबन 10 एटम बम बनाने का अफसोदा यूरेनियम मौजूद था। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं, हमारी कुछ अब भी मौजूद है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज्यादा महफूज और मुस्तहकम है। चीन को ये चाहिए कि वो ईरान से आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बात करे और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। इसके साथ साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरीके से हमने देखा कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया और फिर 2 हफ्ते को 2 दिन शायद समझा गया अमेरिकी सदर की जानिब से और अमेरिका ने फिर ईरान पर अटैक कर दिया और अमेरिका बराह रास्त ईरान इसराइल जंग में शामिल हो गया और जो ईरान में एटमी तंसीबात थी उन पर हमला कर देना और ईरान का जवाब में हमला करना और अमेरिका को खबरदार करना कि अब तैयार रहें। अब क्या सूरत हाल बनती हुई खित्ते में आप देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली इसका भी डैमेज असेसमेंट भी आ गया। आई वुड जस्ट कोट टू बेसिकली जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं, एक स्कॉट रिटर है, उनका सोशल मीडिया पे चल रहा है एंड ही सेड वेयर इज द मीट। इसका मतलब है कि जो बेसिकली ये बॉम्बिंग हुई है, ऑफ कोर्स इट इज ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जो वो चाहते थे। इसका मतलब दे वर नॉट एबल टू ब्रीच बिकॉज ये जो स्पेशली फर्दो का प्लांट था एक माउंटेन के नीचे है बेस में, तो अगर आप माउंटेन के टॉप पे मारेंगे 50-60 फुट जो है उसको अगर आप अंदर से डिस्ट्रॉय भी करते हैं तो दूसरा कह रहे जो सेंट्रीफ्यूज थे शिफ्ट हो गए थे एंड नाउ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि वाज इट अ पॉलिटिकल थिएट्रिक्स या ये वाकई अटैक था। बिकॉज इसके अंदर अगर नियो नाजी जो है और आई वुड से नियो कॉन्स पुश कर रहे हैं ट्रंप को टू गो इनटू वॉर विद ईरान, तो ये उसके फर्स्ट शॉट हो सकते हैं। इसीलिए आप ईरान का अगर रिस्पांस देखें, बिकॉज उसमें भी जो असेसमेंट आई है कि लीकेज वहाँ पे नहीं हुई, बट वी दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच द हार्ट ऑफ। इन एनी केस अगर आप एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इतना बड़ा बॉम्ब मारते हैं जिस तरह ये बेसिकली मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बॉम्ब्स हैं
और इनका आई थिंक 13-14,000 किलो से इसकी पावर थी इन टर्म्स ऑफ TNT। तो आप एक्चुअली यू आर ट्रिगरिंग बेसिकली खुदा न खास्ता न्यूक्लियर आप कह रहे हैं रेडिएशन को खुद ट्रिगर कर रहे हैं, तो किल यू नो मैस पॉपुलेशन। तो दूसरा जो भी खबरें ईरान से कुछ उन्होंने फॉलो किया है कि पीपल आर वेरी काम एंड कूल। जोन में भी लोगों का कि आपको स्टेकर्स के इतना इम्पैक्ट नहीं आता। ईरान की अभी जो असेसमेंट आ रही है वो ये है कि दे आर नॉट रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। दे विल नॉट गो यू नो आई वुड से 2020 मैच नहीं खेलेंगे द वे इजराइल और US डिसाइडेड एंड दे गोइंग टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग, जिसमें वन ऑप्शन जो है कि लॉन्ग टर्म में आपने डिफीट करना है इजराइल को कम्प्लीटली, ताकि आइंदा ईरान पे हमला ना हो। अभी किस फॉर्म में ये आगे चलेंगी वो अभी खबरें जो आ रही हैं फिर मैं आता हूँ जो इजराइल का हाल है। एंड नंबर 2 इज के अभी ईरान थ्रेटन करेगा शटिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, शायद वो करे नहीं, एंड दैट विल देन स्टार्ट यू नो इम्पोजिंग चार्जेस, स्पेशली जो यूरोपियन यहाँ से और वेस्ट के अपने एनर्जी सप्लाईज हैं वो चौक होना शुरू होंगे। ऑलरेडी बात हो रही है कि इस पर अभी सरचार्ज लगना शुरू होगा, रिस्क सरचार्ज लगाते हैं या प्रीमियम लगाते हैं शिपिंग कंपनियां, तो ऑयल की प्राइसेस जो है ऊपर जाएंगी। और दूसरा आई थिंक एक इनके बड़े अच्छे जस्ट गिव मी अ मिनट जो एप्सिलॉन एलिप्टर हैं इजराइल के, so there are anti-Zionist people also. I would say 70-80% हैं। उनका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पहले आया था, वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ इजराइल इज इन द वर्स्ट यू नो कंडीशन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट, और अगर हम अपने वेज अमेंड नहीं करते, पैलेस्टीनियंस को हक नहीं देते जिंदगी में रहने का, तो वी आर डूम्ड, इजराइल जो है खत्म हो जाएगा एज अ स्टेट। एंड ये सेट कि ये जो गुंडा है नेतन्याहू और इसकी जो पार्टी है वो उसको गैंग उसने करार दिया, जान छुड़ाए। तो रिजीम चेंज की आई थिंक लगा के बैठे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना, जो हुर्मस पर पाबंदी आयद करने के बाद आएगा, वो अभी से आना शुरू हो गया है, जब उसकी इतलात फिर रही है और स्टॉक मार्केट में फर्क आना शुरू हो गया, तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो डॉक्टर जमील, आप बताइएगा कि इस वक्त किसकी बात पर यकीन किया जाए? एक जानिब हम देखते हैं कि वजीर खारजा मार्को रूबियो ये कहते हैं कि हम रजीम चेंज की जानिब नहीं पड़ रहे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रजीम चेंज, वो इशारा देते हैं कि रजीम चेंज करने की तरफ हम जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मार्को रूबियो का ये भी कहना था कि अब 24 घंटे के बाद हम जो है एक बेहतर दुनिया में, महफूज दुनिया में वापस आ गए हैं। क्या ऐसा ही है? जी, वो ख्याल उनका है, क्योंकि डोनाल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेसी ये अभी चल रही है। स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट तो हाई जैक हो गया है वो व्हाइट हाउस से और डोनाल्ड ट्रंप से। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 हफ्ते देखे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की है, 2 हफ्ते देखे 2 दिन में चढ़ाई कर दी ईरान पर, और इसीलिए मार्को रूबियो एक बात कर रहे हैं और दूसरी डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो अपनी बात का ही अयादा नहीं कर रहे हैं, अपनी बात को ही रद्द कर रहे हैं। उन्होंने जब तकरीर की 12 पस्टर बम बरसाने के बाद, जब तकरीर की मुख्तसर सी, उसमें कहा कि जी हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारे अहदाफ पूरे हो गए, हमारा और कोई गोल नहीं है, हमारा रिजीम चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख लीजिए 24 घंटे के बाद वो ताल्लुक भी बन गया। दरअसल हो क्या रहा है वहाँ, हमें इस चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ के निज़ाम को समझा जाए और अमेरिका के निज़ाम पर इन्फ्लुएंस किसका है इसको समझा जाए। इसको मैं रेफरेंस पहले भी पेश कर चुका हूँ शायद कई चैनलों पर, कि इसमें सबसे बेहतर और खूबसूरत अंदाज में इसको पूरी चीजों को सबूत के साथ जो पेश किया है वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जॉन मीर शामिर, जो कि प्रोफेसर है शिकागो यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बताया कि इजरायली जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है, इजरायली लॉबी है, वो किस तरह इन्फ्लुएंस उसका कांग्रेस पर है, स्टेट डिपार्टमेंट पर है, पेंटागन पर है, और खास तौर पर जो प्रेसिडेंट आते हैं उनके इर्द गिर्द और रवा में जो लोग होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द किचन कैबिनेट के लोग होते हैं, उनको भी। तो लिहाजा इसीलिए आप देखते हैं कि फैसले इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पे जरा ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, इसलिए ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि आप देखें कि उन्होंने बम बरसाने के बाद जाहिर है वो इन्फ्लुएंस आया, 2 दिन 14 दिन के बजाय 2 दिन में उनको कन्वर्ट करना पड़ा। और आप देख लें कि जो उनके पीछे तकरीर कर रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके पीछे कौन कौन से अफराद थे, उनका क्या क्या रिश्ता नाता है इजराइल के साथ, और फिर जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसको लिंक कर ले उससे, तो उसका इन्फ्लुएंस तो पड़ा ना, वो साबित हो गया कि उसका इन्फ्लुएंस पड़ा। और खुद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी रिश्तेदारियां, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, रिश्तेदारियां भी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जब 2 हफ्ते का वक्त दिया और 2 दिन में ये हमला कर दिया गया, उससे भी कुछ साबित होता है कि प्रेशर था।
जी हाँ, यही बात वही उसकी तायद हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है ये उसी के सबूत में सारी गुफ्तगू हो रही है कि प्रेशर था। अब उस प्रेशर को अप्लाई कर लिया, लेकिन वो प्रेशर देखें इंडिविजुअल डिसीजन, स्टेट डिपार्टमेंट भी वहां परेशान है। आप देख लें जो उसके पर्सन जब सवाल के जवाब देती हैं मिस फिशर, तो वो बड़ी उस मामले में कि जी व्हाइट हाउस से पूछ लें, आप व्हाइट हाउस से पूछते हैं, ये व्हाइट हाउस का फैसला है। बहुत सारे मामला में वो रेफर करती हैं। दरअसल हो क्या रहा है, और इस पर भी बहुत तबसरे हो चुके हैं अमेरिका में कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या कहा ये मैं बता देता हूं कि हमने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इजराइल की हम डिफेंस से मुंसलिक है। इजराइल के डिफेंस अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी है। उन्होंने डिफाइन कर दिया, क्योंकि इजराइल को खतरा, हमेशा इजराइल यही कहता है ना कि ईरान से है, तो ईरान से खतरा था, डिफेंस को खतरा था, तो अमेरिका उनके पीछे आ गया और अमेरिका ने दुनिया का वो काम कर दिखाया जो इससे पहले दुनिया में नहीं हुआ था कि 12 बस्टर बम एक जगह पर उन्होंने चलाए हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी जो खैर की खबर निकलती है तमाम गुफ्तगू में, इन तमाम मुतज़लज़ल किस्म के फैसले जो हुए हैं पिछले 36 घंटों में, जिसकी की तवक्को थी, कोई इतना सरप्राइज मुझे तो हम जैसे लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हमने देखा है कि किस किस्म के इम्पल्सिव फैसले आजकल हो रहे हैं। घड़ी में तोला घड़ी में शेर वाली बात है। तो उस लिहाज से ये जो देखा जाए तो ज्यादा ताज्जुब नहीं करना चाहिए इस पे, लेकिन डॉक्टर नील साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, वही वाली सूरत हाल है, पल में तोला पल में माशा। अपने ही बयान पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं टिक सके, तो इस तरह की सूरत हाल में ब्रिगेडियर साहब कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं और फिर 2 दिन में ही अटैक कर देते हैं। फिर जबकि ईरान ये बारहा कह रहा है कि वो जो एटमी प्रोग्राम है वो उसके अगर उसको करते भी हैं तो वो अमन चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का इस तरीके से इस जंग में कूदना और फिर ईरान पर अटैक करना, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब यही होगा कि जो दुनिया में अमन कायम कराने वाले इदारे हैं उनका कोई रोल नहीं है। इस चीज से तो ये साबित होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आई थिंक इसमें जो डीपर एनालिसिस अगर आपने करना है कि व्हाट इज हैपनिंग, एक तो ठीक है, एक आई वुड से पॉलिटिकल थिएट्रिक्स है जिसमें बॉम्बिंग भी हुई और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बल्कि एक और ट्रेंड चला है। एक तो मेगा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अभी वो कह रहे हैं माइगन आ गया, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो वो आपकी बात ठीक है। आई थिंक ट्वीट्स भी हुई है ट्रंप की तरफ से, और लिंडसे ग्राहम है इनके आई वुड से फिरोज जायनिस जो है सेनेटर है, और माशाल्लाह वो अभी इसमें शामिल हैं। तो अभी इम्पैक्ट को आप देखें, आई थिंक थोड़ा सा टाइम गेट्स वेड विद व्हाट इज अपियरिंग ऑन मीडिया। वो देखें कि ईरान एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन कहाँ पे खड़ी है, और इजराइल एज अ स्टेट एंड नेशन अमेरिका को थोड़ा सा साइड पे कर दें, बिकॉज असल लड़ाई तो उनके साथ है। देखिए उनका फ्रंट मैन अनटचेबल था, जिसको हाथ में लगाया जा सकता, जिसका इतना खौफ था। वहाँ पे ये है कि अभी साइप्रस में एक शबाद इनका सेटअप है हाउसिंग का, वहाँ पे भी हजारों पहुंचे हैं। मतलब भगदड़ आपने सीन्स देखे होंगे, साफ कंट्रोल ऑन द मीडिया, पीपल आर रनिंग फ्रॉम इजराइल। वो कह रहे हैं बंकरों में किसी तरह हम बैठेंगे। सो इट मीन्स के स्टेट जो क्लैप्स में, और जिस तरह एप्सिलॉन एलिफेंट जैसे लोग हैं जो मैन ऑफ कॉन्शियस हैं, वो कह रहे हैं जी कि यू विल कोलैप्स एज अ स्टेट अगर आप इस तरह चलते रहेंगे, आपने बहुत जुल्म कर लिया। और सारी दुनिया देखा, देखें अभी फलस्तीनियों के साथ हुआ है, दिस इज हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से एवरीबॉडी नॉट बिकम एपेथेटिक टू लॉस ऑफ लाइफ, बिकॉज इतना ज्यादा वो सीन बाहर सामने आए हैं, लोग आपने देखे सोशल मीडिया स्क्रॉल अप कर जाते हैं। तो ये इंसानियत को उस तरफ ले गए। दूसरा ईरान को आप देखें, आई हैव बीन क्रिटिक ऑफ ईरानी पॉलिसी, लेकिन एक कूल स्टेट है, चाहे लीडरशिप है ऊपर से ठीक है, उनकी शातें दी हैं दी वीकेंड बैनर्स, उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया। तो लोग नॉर्मल कारोबार हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, मे बी लेस ट्रैफिक की थोड़ी बहुत आप कहने कुछ कमी है। बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं कि भगदड़ मची। देखिए ईरान इज अ ह्यूज स्टेट कंपेयर्ड विद इजराइल, तकरीबन 9.5-10 करोड़ की आबादी है, मतलब मोटरनेस है। तो उसमें आई थिंक अगर आप स्टेट बिहेवियर देखें लोगों का तो बड़ा फर्क। आई थिंक इफ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान इंडिया मैच में एक्जेक्टली ये फीलिंग थी। एक तरफ एक आपके शाउटिंग मैच चल रहा था, मीडिया पे नारे लग रहे थे, और एक तरफ एक कूल स्टेट थी, कूल नेशन थी, इट वाज टेकिंग इट ऑन एंड फाइटिंग। तो आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त दो एग्जांपल्स हैं, एंड आई फील के जो आई वुड से ज़ायनिस्ट और जो इंपीरियलिस्ट एजेंडा है दैट इज नॉट ब्रेकिंग अप। ये लड़ाई लंबी चलेगी। आई थिंक 2 पॉलिसीज देगा ईरान, एक तो दिल ट्राई टू पनिश इजराइल मोर, ये मिसाइल फायर होता रहेगा, और दूसरा अमेरिका को टैकल करेंगे टू, आई थिंक इनका इन्फ्लुएंस है यहाँ से रोल बैक होगा। मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने मेंशन किया पॉलिटिकल थिएट्रिक्स को, और फिर आपने मेंशन किया कि वेयर इज द मीट। तो आप इन दोनों चीजों की तनाजुर में अगर देखें तो आपको लगता है कि इसराइल अमेरिका अपने अहदाफ उस तरह से अचीव नहीं कर पा रहा है जिस तरह से वो चाहता है? या उसका इम्पैक्ट देखें ना, देखें वही मैं कह रहा हूँ कि लुक एट दोनों साइड के
स्टेटमेंट देखें, लेट्स से जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, अली खamenei इज नाउ बीइंग कोटेड, यार अफ्रीका में वी आर हियर इन टर्की, ये कूल लीडरशिप क्या होती, किस तरीके से आप जो सब्र के साथ लेकिन एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे चलते हैं। और एक तरफ आप देख लें, यानी आप ये बताएं कि IAEA जो कुछ वॉच डॉग, और वो अगर उनके लोग शामिल हो रहे हैं टारगेटिंग में, तो क्या एतबार रह जाएगा। देन प्रोमिसेस, जो डिप्लोमेटिक प्रॉमिस किया था ट्रंप ने कि 2 हफ्ते मुझे दें एंड ऑल दैट, एंड देन यू डू इट, और उसके बाद आप नारे लगा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ कंफ्यूज पॉलिसी ऑन द अदर साइड। तो इम्पैक्ट जरूर देखें, थिएटिक्स तो देखें, उनका बड़ा मीडिया दे डू इट, गोदी मीडिया जिस तरह था, आई ऑलवेज कोट के उधर आप देख लें पैनिक थी, और अभी तक वो बढ़ते मारे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, फॉर गॉड से यार 1.5 वी आर वेटिंग। तो ये आई थिंक दिस विल कंटिन्यू, और रीजन में आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ यूनिटी। आज गए हुए हैं आई थिंक ईरान के वजीर खारजा रशिया मोस्ट प्रॉब्लम, और अभी वहां से भी डेवलपमेंट्स है। रशिया ने भी शायद हिंट किया कि इसको थोड़ा ड्रैग करे, और उसके बाद देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस, आई वुड से लॉबी, और दे विल टेक देम ऑन। मेरे ख्याल में जो इनका इंपीरियलिज्म है उसका डाउनफॉल शुरू है, पार इस तरह डिस्प्ले नहीं की जाती, नॉट फॉर थिएट्रिक्स, बिकॉज़ पार जब डिस्प्ले हो ऑपरेशन सिंदूर की तरह, देन इट लूजेस उसकी गुफ्तगू खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पर डॉक्टर जमील साहब आपके क्या टेक है? ईरानी वजीर खारजा, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे थे, अब्बास अराक्ची मुशावरत के लिए मॉस्को में मौजूद हैं, और उनकी फिर सदर पुतिन से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के बाद क्या सफारती तौर पर सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं? और खास तौर पर अब जब जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया है, तो खुद अमेरिका के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि जी उन्हें जंग नहीं चाहिए, मजीद किसी जंग का वो हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो आप क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? जो अमेरिकन रिजीम इस वक्त है, उसमें वहां के अवाम जो भी शोर मचाते रहे, हमने इसकी मिसाल देख ली ना, जो गजा के हवाले से लाखों के हिसाब से अमेरिका में बाहर जुलूस लोग निकालते रहे, अपनी हुकूमत में प्रेशर डालने की उन्होंने कोशिश की। यूके में, बरतानिया, यूके के अलावा फ्रांस, जर्मनी, यू नेम एनी कंट्री, दर्द दिल रखने वालों ने तो बड़े बड़े लाखों की तादाद में गजा के हवाले से भी तो निकालते रहे ना जुलूस। उनको थका दिया उनकी मुख्तलिफ हुक्मरानों ने। और अमेरिका ने तो मजीद अपने लॉज भी टाइट कर ली कि आप इसराइल के खिलाफ अगर करेंगे, कोई जुलूस वगैरह निकालेंगे, तो आप देखें जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर फेंका जा रहा है यूनिवर्सिटी से निकाल के। ये तो कोर्ट्स कुछ रिलीफ दे रही हैं, वरना वो रिलीफ भी ना मिले तो इस पे कितने टफ तरीके से अमेरिका आ रहा है कि आप ना सिर्फ जुलूस के जलसों को वो टारगेट करते हैं, बल्कि उसके अलावा। तो ये तो बात जहां तक ताल्लुक है लोगों के बाहर निकलने का या बर्नी सैंडर्स की इस गुफ्तगू का, उसका ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम पर कोई तासर नहीं पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गो के मार्जिनल सबकत है, लेकिन यह है कि उस सबकत को उस इन्फ्लुएंस के जरिए बरकरार रखा जाएगा, ताकि कांग्रेस से अगर कोई उन्होंने रेटिफिकेशन करानी है। अमेरिकन कानून के मुताबिक आर्टिकल 1 जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका गालिबन सेक्शन 8 है, सब सेक्शन, जिसके तहत अमेरिका सदर को अगर किसी ऐसी सूरत हाल में उसको ऑर्डर देना पड़ जाए ऑपरेशन का, जैसे कि ईरान के लिए दिया, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस से फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा जंग के लिए। तो अभी कांग्रेस को से अप्रूवल तो उनको मिल जाएगी अगर उन्होंने लिया, लेकिन वो जंग के लिए तो अभी नौबत नहीं। अभी ईरान के ये जो ब्रिगेड साहब ने तस्करा किया है, ईरान जब अपने एक प्रोलॉन्ग जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा कि किस तरह यहाँ अमेरिकन के लिए एक तंग किया जाए, दायरा तंग किया जाए, जैसे अफगानिस्तान की एक बहुत प्रोलॉन्ग किस्म की जद्दोजहद रही, और फिर अमेरिका खुद चला गया वहां से। वहां क्योंकि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड थे, यहाँ बेसेस हैं, और जहां जहां उनके बेसेस हैं, मैं आपको उसकी डेमोग्राफी बताता चलूं कि कुवैत में तकरीबन 35% के करीब अहले तशय्युह हज़रात हैं, जबकि तमाम मुसलमान आजकल उनका दिल तो मलाल दिल तो उनका दुख रहा है, तमाम के तमाम पूरी दुनिया, बल्कि दर्द दिल रखने वाले बर्नी सैंडर्स जैसे लोग भी इस पे आवाज उठा रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर इस खित्ते में जो आबादी का मैं बता रहा हूँ तनासब, कम से कम वो लोग जो कुवैत में मैंने 35% बताया, यूएई में 20%, बहरीन में तकरीबन 75% के करीब, 80 दमाम में में वहाँ एक अच्छी बात। तो ये तमाम के तमाम, अगर आज आपने धमकी देख ली होगी, मैंने मॉनिटर कर रहा था सुबह को, इराकी मिलिशिया ने कहा है कि हम अपने इलाके में अब बेसिस बेसिस पे हमला करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये कहता है कि प्रॉक्सी जो अमेरिका की है वो इस वक्त फाल है, और उसका साथ देते हुए अमेरिका भी कूद पड़ा है जंग में, वहीं पर ईरानी प्रॉक्सीज भी अब
जो है मुतहरिक होने लगी हैं और दिखाई दे रहा है कि अब वो भी कुछ ना कुछ कर दिखाएंगी। अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मशरक वस्ता पर बात करेंगे मंसूर जाफर के साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की एंट्री पर और जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया है ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरक़ वस्ता उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मंसूर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मंसूर साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं अमेरिका ने एंट्री की है ईरान इसराइल जंग में, जिसका कह रहे हैं कि वक्त लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और बात यही की गई थी 2 हफ्ते की, लेकिन 2 दिन भी ना लगाए गए और अटैक कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल का क्या असर आप देख रहे हैं फिलहाल खित्ते पर? इस वक्त जी खिता मैं समझता हूँ जंग के एक दहाने पे खड़ा है और बिलखुसूस उसके जो जंग की तबाही के आसार तो यकीनन ईरान के अंदर आपको नुमायां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो खित्ते के अंदर इस वक्त अनरेस्ट है और ख़ास तौर पे उसका जो इक्तसादी आप कह लीजिए जो रिपरकशंस हैं वो इस वक्त इन द मेकिंग हैं। इस वक्त खित्ते के कई ममालिक जो हैं, मिस्र जैसा मुल्क जो है, बहरीन जैसा मुल्क जो है, उन्होंने अपने यहाँ यानी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन सरकारी मुलाजमी के लिए ऑप्शन कर दिया है, ओपन कर दिया। इसी तरीके से अब राशनिंग का जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है कि मुख्तलिफ जो अजनास हैं उसका एक लिहाज से ज़ख़ीरा, बिलखुसूस तेल के हवाले से जो मुल्क तेल के लिए डिपेंडेंट है। इवन पाकिस्तान में जो ओगरा है उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन ये सामने आई है कि पाकिस्तान में तेल के रिजर्वायर जो हैं वो इस वक्त उनको इनरिच करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जंग का न सिर्फ अहाता बल्कि इसका दौरानिया जो है ये भी लंबा हो सकता है। और अगर ख़ास तौर पे इस वक्त जो ऑप्शन ईरान के ज़ेरे गौर हैं एक जवाबी रद्दअमल के हवाले से, उसमें एक अहम ऑप्शन जो है उनकी एक अहम गुज़रगाह है, आबी गुज़रगाह है आब मैं हुरमज़, उसको चोक करने के हवाले से जो है इस वक्त ख़ास तौर पे ऐलान भी सामने आ गया है, बल्कि मंजूरी दे दी गई है। इसके असरात क्या होंगे खास तौर पर अगर ये, क्योंकि डिसाइड कर लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है, तो अब अगर आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे बंद किया जाता है तो उसके क्या असरात होंगे आलमी सतह पर, सियासी सतह पर? देखिए जी, एक तो जो सबसे बड़ी आपकी यानी ये शिपिंग लेन है, यहाँ से तकरीबन दुनिया के तेल का 20% यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी जगह से होती है, और वो बंद होने से या उसको चौक होने से तेल की कीमतें जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ सकती हैं। फिर इसी तरीके से जो खित्ते के अंदर इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए उनके शिप्स मौजूद हैं, इसी नौइयत की चीज़ें, वो अगर इसको खुलवाने के लिए कोई रास्त इक़दाम करते हैं यानी अमेरिकन ऑर्डर पे कि जी इसको खुलवाया जाए, इसको ज़बरदस्ती खुलवाने के लिए मिलिट्री कार्रवाई करते हैं, तो ये एक अलग से प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो अपनी जगह उस पर अटैक है, और ये अगर आबी गुज़रगाह भी इस अंदाज से गैर महफूज कर दी गई तो मैं समझता हूँ फिर ईरान जो है वो अपनी जो बहरी आबदोज़ें हैं उनको एक्टिवेट करेगा। ऐसी सूरत में आप इस खत्ते की जो तबाही का एक नया मंजरनामा जो है अनफोल्ड होता देख सकते हैं। बिल्कुल, और अनफोल्ड हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। लेकिन मंसूर साहब, अब देख रहे हैं प्रॉक्सीज जो है एक्टिव हो रही हैं, हमास की जानिब से भी ईरान की हिमायत का जो बयान सामने आया है, लेकिन आपको लगता है कि जो 2 साल से करीबन इसराइल जारहियत कर रहा है गजा में, और उसके बाद हमास की कोई सिचुएशन है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है ईरान का साथ देने का? देखिए जी, इस वक्त यकीनन हमास हो या हिजबुल्लाह हो या इवन फॉर दैट मैटर वहाँ यमन में हुसी हो, ये तमाम के तमाम एक इनको बहुत हद तक जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल हमास तो जिस आजमाइश से इब्तला से दोचार है उसका तो बयान करना ही शायद मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है, तो हिजबुल्लाह जो है वो भी अपने तौर पे, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो पोटेंशियल थ्रेट मौजूद है इन्हीं प्रॉक्सीज की तरफ से, वो जो इराक के अंदर ईरान नवाज प्रॉक्सीज हैं, वहाँ पे एक जो मुक़्तदा सदर हैं वो उस चीज़ के हामी नहीं है, बाकी वहाँ ईरान यानी पूरे इस रीजन के अंदर जो है अमरीकी इक़दामात के हवाले से एक नफरत तो मौजूद है। अब अमरीका जो है वो एक सिंबल ऑफ हेट्रेड बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रॉक्सीज ही अटैक करें। अब हो सकता है अमरीका के अवाम खुद ही, क्योंकि जिस अंदाज से उन पर सफरी पाबंदियाँ, जिस अंदाज से उनको एडवाइजरी जारी की गई हैं कि अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर फलां जगह से निकल जाए, फलां जगह से निकल जाए, ऐसी सूरत में वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात थी, उन्होंने तो उसको एक पूरी खुली जेल में तब्दील कर दिया है कि अमेरिकन जो हैं उनकी जिंदगियों को हर जगह पे खतरा जो है वो होगा, इसलिए कि वो एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं कि जिसने आलमी सतह पर कवानीन की, बैन अक़वामी लॉ की और इंसानी हकूक की जितने बड़े पैमाने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, तो ऐसी सूरत में वो एक मैं समझता हूँ
काबिल नफरत एंटिटी के तौर पे जो है वो दुनिया में देखे जाएंगे। और इसका इजहार आपको खुद अभी ईरान के अंदर इस जंग के हालात में भी मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल के नारे, तो जिसमें खुद ईरानी सदर शरीक थे, ये हौसला है ईरानी अवाम का जिसको तोड़ने के लिए अमेरिका और इसराइल जो है वो इकट्ठे उन पर पिल पड़े हैं। लेकिन आज भी वो उन्हीं नारों के साथ उनका तेहरान का जो स्क्वायर है मंसूर वो साहब, है। एक सवाल जो भी पैदा होता है, ओआईसी का इजलास हुआ है और उस इजलास में अमेरिका की जानिब से जो कार्रवाई की गई है ईरान पर और इस जंग में एंट्री दी गई है, उसका जिक्र नहीं है। इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए जी, उसका अमूमी थ्रस्ट तो यही था कि वो इसी पूरे इशू के हवाले से था, लेकिन मेरा ख्याल है वो जिस वक्त हो रहा था उस वक्त अमेरिका की तरफ से अटैक शायद नहीं हुआ था, उससे उस दौरान शायद हुआ है या उसके बिल्कुल इख्तिताम पर हुआ है, लेकिन उन्होंने इस पूरे इशू को एड्रेस किया। लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल एक जीसीसी का इजलास हुआ था मिस्र के अंदर, उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड कंडेमिनेशन जो है आई है इसी इशू के हवाले से। अब ये तो बात तय है कि ये चाहे ओआईसी का प्लेटफॉर्म हो, जीसीसी हो या उसके बाद अरब लीग हो, इवन फॉर दैट मैटर आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो ये तो सिर्फ और सिर्फ अब डिबेटिंग सोसाइटीज रह गई हैं जहाँ पे किसी की दरखास्त पर इजलास बुलाया जाता है, हर बंदा जो है वो अपनी जरूरत और जोर के मुताबिक जो है वो जोशे बयान दिखाता है, करारदाद का ड्राफ्ट पेश करता है और उसके बाद अमेरिका बहादुर जो है उसको हवा में वीटो के तौर पर लहरा कर अपने अपने घरों को चल दिए जाते हैं। इनके पास किसी के पास कोई ऑपरेशनल फोर्स नहीं है, ये अपने जो ऑर्डर्स हैं, जो करारदादे हैं, उन्हें एग्जेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अब ये पूरे इदारे जो हैं वो मानवीयत अपनी खो चुके हैं कि जिनके लिए इनको किसी जंगों के खात्मे के लिए और जिस तरह से अमेरिका ने अब अटैक किया है उससे तो यही लगता है कि वाकई कोई इस तरह का आलमी अमन कायम करने वाला इदारा जो है उसका वजूद बिल्कुल बेमायनी है, क्योंकि यहाँ पर वही लग रहा है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अच्छा मंसूर साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इवन ओआईसी की जो बात करें तो ओआईसी तो बनाई इसलिए गई थी कि वो मसला फलस्तीन के हल के हवाले से, अल-कुद्स की आज़ादी के हवाले से, तो अब ओआईसी तो वो पूरा एजेंडा ही फरामोश कर चुकी है। और ये इस हद तक था कि अगर किसी मुल्क पर अटैक होता है, मुसलमान मुल्क पर, तो उसकी अस्करी मदद की जाएगी। तो अब अस्करी मदद के लिए कौन आगे आने को तैयार है? ईरान पर हमला हुआ है, सारे करारदादे और बयानात दे रहे हैं और ओआईसी के इजलास भी बड़े ठंडे कमरे में मुनक्कद हो रहे हैं। बिल्कुल, इससे बढ़कर कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा मंसूर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं अटैक की, तो जो तुर्क खबर इदारा है वो ये कहता है कि वाशिंगटन ने ईरान को जोहरी तंसीब हमले से पहले आगाह कर दिया था और ये खबर भी है कि ईरान ने एक रोज कबल जो यूरेनियम है वो मुंतकिल कर दिया था। तो फिर इस अटैक का मकसद क्या हुआ? क्या महज सिर्फ शोशा के लिए अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया? अगर ये खबर दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि ये एक नए अटैक की तैयारी है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इसराइल जो है उनकी जंगी एपेटाइट जो है वो किसी तौर पे खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनका तो ये बिजनेस है। और खास तौर पे अमेरिका की तो जो वॉर इंडस्ट्री है, जो उनका डिफेंस इंडस्ट्री है, उसी से ये अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं। तो दुनिया खाक का ढेर बन जाए, लेकिन अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए उन्होंने इसी नौयत के मोहल्ले हथियार और इतने फख्र के साथ उसका B-2 बम्बर के जो उसके डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी है उसको बयान करते हैं और इस अंदाज से कि हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। एक ऐसा मुल्क जो 40 साल से आपकी पाबंदियों का सामना कर रहा है, उसके बावजूद भी वो अपनी इंडिजिनस। लेकिन मंसूर साहब, ये बात तो आप मानेंगे कि पूरे खित्ते को उन्होंने बारी बारी जो है अपने जितने भी अहदाफ थे उनको पूरा किया है और पूरे खित्ते में न्यूट्रल करते आए हैं ममालिक की अफवाज को, और अब ईरान एक आखिरी रेजिस्टेंस की अलामत रह गया था जिस पर भी उन्होंने हमला कर दिया है, और अब वो रेजिस्टेंस भी जो है किसी हद तक उनके दावे के मुताबिक खत्म हो गई है। जी, इसमें देखिए जी, ये कौमों की जिंदगी में इस नौयत की चीज़ें आती हैं। बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनको इसी नौयत के एग्रेशन का सामना था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ब्लेसिंग या एक होप हमें ये दिखाई दे रही है कि जो खित्ते के ममालिक जिनको डराया जाता था किसी दौर में ईरान के हवाले से, और ये जो पूरा एक खित्ते में आपको एक जाल बुना हुआ दिखाई देता है इस वक्त अमरीकी फौजी अड्डों का, वो बुनियादी तौर पे खित्ते के ममालिक से पैसे लेकर ही चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से बचाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो अब तो वो तबाह कर दिया, अब आप जाए अपने अपने घरों को, यहाँ कर रहे हैं यहाँ बैठे। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन अभी यहाँ नहीं रुकेंगे। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ईरान इसराइल जो तनाज़ा है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। तो चलिए जनाब, आपको लिए चलते हैं खबरों की दुनिया से थोड़ा दूर अपने एंटरटेनमेंट कॉर्नर की तरफ, क्योंकि अली थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की डोज तो बनती है। बिल्कुल है ना, क्यों नहीं, क्योंकि ड्रामे के बगैर तो जिंदगी अधूरी लगती है। थोड़ा सा ड्रामा तो जिंदगी में हो तो उसका मजा दोबारा हो जाता है। ड्रामे का आपने जिक्र किया है, कौन से ड्रामास देख रहे हैं आजकल? मैं तो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर सारे ड्रामे देख रहा हूँ, लेकिन एक ड्रामा है जो बहुत ही जबरदस्त है और मेरे दिल के बहुत करीब चल रहा है। आप पैराडाइज। पैराडाइज, एग्जैक्टली।
पैराडाइज वो ड्रामा है जो मेरे दिल के इस वक्त बहुत करीब है। इकरा अजीज, शुजा असद की क्या केमिस्ट्री है, उनकी एक्टिंग क्या बात है, क्या स्टोरी लाइन है, रोमांटिक सुपर हिट है। इकरा और शुजा की जो कॉम्बिनेशन है वो भी धमाकेदार है और दो फैमिलीज की मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग किरदार है, हर सीन में जज्बात है, ट्विस्ट भी है, तो इन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। हाँ आई नो, मैं देख रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन अब जहाँ स्टोरी अली पहुंच गई है ना, एक तरफ तो तैमूर की एंगेजमेंट है, वो इंतहाई खुश है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो अपने वालिदैन की बात सुन लेता है ना, वो डिवोर्स वाली, वहां पे जरा बिल्कुल ये बात तो है कि वो खुश तो बहुत है और मुझे तो लगता है कि तैमूर अपना ये दर्द फिया से बांट लेगा। आपको क्या लगता है? मेरी सिक्स सेंस अली ये कह रही है कि कुछ होने वाला है। हो भी सकता है, फिर देखते हैं, कुछ झलकियां देखते हैं। भाईजान वाइट गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। अरे हर मॉडल की गाड़ी है आपके भाई के पास और रेंट भी बाकियों से कम लगाऊंगा। और नंबर 2 नंबर। कहाँ पर है आप लोग? मैं बाहर लंच पर आई हूँ। किसके साथ? दानिश। दानिश के साथ? शेफ साहब के हाथ चूम लिए, अपने मिसेस के हाथ चूमिए, बिकॉज आज का खाना उन्होंने ही पकाया। कमाल का बनाया है, हुस्न भी और टैलेंट भी दोनों। तुम्हें तो बस मेरी जात पे अटैक करने का मौका चाहिए। I am not attacking you. I'm just speaking the truth. Because of this attitude of yours, we are getting separated and finally divorced. वापसी का इंतजार क्यों है? यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैं कहाँ परेशान। बेटा वो अपना जरा पासपोर्ट ले आना, वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए देना है। हाँ और तैयारी भी कर लो क्योंकि आज हम रस्म रख रहे हैं तुम्हारी मंगने की। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली एपिसोड्स। पैराडाइज आप देख सकते हैं हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपकी कोई एपिसोड किसी वजह से मिस हो जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछले सारे एपिसोड्स आप देख सकते हैं। लिंक हमारी स्क्रीन पर चल रहा है और आप कोई भी एपिसोड अगर आपका मिस हो गया है तो आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो मिस मत कीजिएगा इसे। ब्रेक पर जाएंगे अब। वेलकम बैक। अपने सेगमेंट निकले तेरी तलाश की बात करते हैं। आज बात हो रही है कि अदीब अपनी मादरी जबान में बेहतर इजहार कर सकता है क्या? क्या गुफ्तगू हो रही है, आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे मेहमान होते हैं हर हफ्ते और हम उनसे एक सवाल पूछते हैं। अदब के हवाले से आज हमारा सवाल है। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने ज्वाइन किया है। मेरा सवाल ये है कि कोई भी फ़र्द जब अपनी ज़ुबान में लिखता है तो उसकी एक बड़ी तासीर होती है। मिसाल के तौर पे उससे पहले तो अपनी ही ज़ुबान में लिखा जाता था और यानी एक पंजाबी है तो वो पंजाबी, सिंधी है तो सिंधी ज़ुबान में शायरी होती थी और उसके बाद उसकी बड़ी उम्र होती थी। यानी अगर बाबुल्ले शाह है, बाबा शाह हुसैन है, बाबा वारिस शाह हैं या लतीफ़ पिटाई हैं, जितने भी इनका कलाम है कमाल और एक पूरा सर कलाम, और उसके बाद वो बहुत सारी ऐसी बोलियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पंजाबी या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कही गई, उनके राइटर्स का नहीं मालूम, लेकिन उनका कहा जो है उसकी उम्र देखिए आज भी है, तो वो यहाँ तक तो है। लेकिन क्या यही राइटर जो है अगर कोई और ज़ुबान इस्तेमाल करे अपनी मादरी ज़ुबान के अलावा, तो क्या यही महारत होगी? यानी अब जिस तरह मैं बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, जिस तरह भी हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में भी लिखा जा रहा है, मुख्तलिफ और ज़ुबानों में भी इस तरह लिखा जा रहा है, लेकिन क्या वो महारत एक लिटरेचर का आदमी की रहती है जब वो किसी और ज़ुबान में लिखता है? अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है लेकिन इसका जवाब देना ज़रूरी। ओके, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो इजहार आपको माँ की गोद से मिलता है, आपकी मादरी ज़ुबान से मिलता है, वो आपको सीखी हुई या अडॉप्टेड ज़ुबान से नहीं मिल सकता। ठीक है। और मैंने एक दफ़ा कहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा हंगामा भी हुआ था कि आई फील के बहाव मुझे पंजाबी में लिखना चाहिए और राख भी पंजाबी में बेहतर होता। ओके। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि ये ज़ुबानें जो होती हैं ये उतरती हैं आप पे, जो मादरी ज़ुबानें होती हैं। दूसरी आप खुद उतारते, तो उसमें फ़र्क होता है। और क्यों लिखा जाता है, मतलब हम उर्दू में क्यों लिखते हैं? इसलिए कि हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। अभी हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई कि आप अगर पंजाबी में लिखते हैं, बलोची में लिखते हैं, पश्तो में लिखते हैं, सिंधी में लिखते हैं, कि लोग उन तक रसाई हासिल कर सकें, क्योंकि हम अवेयर नहीं हुए उस तरह। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अफ्रीका के एक बहुत बड़े राइटर नगोगी, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ।
पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ और पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। नगुगी ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपने हमअसर जो बड़े अजीम राइटर हैं, सोयनका, वले सोयनका नाइजीरिया के, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और उसके बाद अबीचे जिन्होंने पहला अफ्रीकन नावल लिखा द थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसका पंजाबी में तर्जुमा अफजल एहसन रंधावा ने किया, बड़ा अच्छा उसका था कि टुट पज, द थिंग्स फॉल अपार्ट का टुट पज तर्जुमा किया। अच्छा, इन्होंने नगीगी जो है, इन्होंने पहले अंग्रेज़ी में लिखा, उसके बाद उनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी चेंज हुई, क्योंकि अफ्रीका ने कलोनियलिज़म के जो जुल्म उठाए हैं वो दुनिया में किसी और अपना बर आज़म ने नहीं उठाए, जो स्लेवरी के साथ बाकी उनको हकीर समझ था। और एक नुक्ता नज़र था अफ्रीका का, जो अपना हमारे लाहौर वाले ही रेडयार्ड किपलिंग किम वाले, वो वाइट मैंस बर्डन उनके इख्तरा थी। यहाँ बैठ के वो उसको वाइट मैन बर्डन कहते थे, या जो भी अफ्रीका के हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो एक जो था ना वेस्टर्न व्यू ऑफ अफ्रीका, वो डिपिक्ट किया गया, और ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक फैंटेसी था, हकीकत पर मबनी नहीं था। चुनांचे नगीगी ने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा मैं अपनी ज़ुबान है उनकी कियोको जो उनका ट्राइब है वो बोलते हैं, मैं उसमें लिखूँगा, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े। सही। और उनकी किताबें फिर अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हुई और बड़े राइटर हुए। लेकिन एक जो ज़ुबान के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बात ये है कि जो कॉलोनाइज़र है, जो आप पे कब्ज़ा करने आता है, वो पहले आपकी ज़ुबान पर कब्ज़ा करता है और अपनी ज़ुबान आपको दे देता है। कॉलोनाइजेशन कंप्लीट ही तब होती है जब गोरा साहब के साथ एक ब्राउन साहब जो है वो क्रिएट कर लिया जाए, और हमारे यहाँ वो ट्रेडिशन अभी तक चली आ रही है, यू नो। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद अगर आप देखें तो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में 100% लिटरेसी थी पंजाब में, क्योंकि पंजाबी में कायदा लिखा गया, पंजाबी में पढ़ाया गया। सिंध का सारा काम जो था वो सिंधी ज़ुबान में होता था। पश्तो के और बलोची के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन सिंधी का काम सारा अभी बहुत सारा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको कन्वर्ट किया गया। तो उसका ये ख्याल था कि जब आप अपने हाकिम की ज़ुबान को अडॉप्ट कर लेते तो तब आपकी स्लेवरी मुकम्मल हो जाती है। अगर आपने स्लेवरी से निकलना है, मेंटल स्लेवरी से निकलना है, तो आपको अपनी ज़ुबान में लिखना चाहिए। यहाँ भी पाकिस्तान में आप देखें कि वो मेंटल स्लेवरी अभी तक इतनी ज़्यादा है कि लोकल अपनी ज़ुबान नहीं बोलते, ख़ासतौर पे पंजाबी, दे आर अशेम्ड ऑफ देयर लैंग्वेज। और मैंने पंजाबियों को कहते सुना, मैं कहता हूँ कि भाई पंजाबी जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है पंजाबी ज़ुबान का। पश्तून अपनी ओन करते हैं, बलोच ओन करते हैं, सिंधी ओन करते हैं, लेकिन मेरे घर में मतलब मेरे पोते पंजाबी नहीं जानते, मैं उनको सिखा रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, ये मेरा ख्याल है कि तसलसल है उस महकूमी का, और हम तब तक पूरी तरह आज़ाद नहीं होंगे जब तक हम न सिर्फ कल्चर बल्कि ज़ुबान की उनकी जो हाकमियत है उसको तर्क नहीं कर देते। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने बहुत ही तफसील से जवाब दिया। अगले हफ्ते नाज़रीन फिर मुलाकात होगी, मुस्तनसर हुसैन तार साहब से कुछ और सवालात पूछेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। टू एक्सप्रेसो जनाब, अब जरा कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो लाहौर में कल से गर्मी में कदरे जो उसकी शिद्दत है उसमें कमी वाक़ हुई है, कहीं कहीं हल्की फुल्की रिमझिम हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश, आंधी और ठंडी हवाएं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम को खुशगवार बनाए रखेंगी। मुल्क भर में प्री मानसून सिस्टम सरगर्म है और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। हब्स, गर्मी और लू का जो जोर है वो किसी हद तक टूट गया और दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पर कमी जो है वो सामने आई है। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बार पाकिस्तान में वक्त से पहले प्री मानसून जो सीजन है उसका आगाज हो चुका है, इस पर हमने बात की। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हरा हसन, NDA में एक्सपर्ट हैं। ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। अच्छा ज़ारा, हम देख रहे हैं कि ये जो प्री मॉनसून और मॉनसून वक्त से पहले आने लगा है, क्या ये भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल, ये जो मॉनसून जो 2025 में हम देख रहे हैं, ये इसका आगाज जो है वो एक हफ्ता पहले यानी कि 25 तारीख को हो जाएगा और इसमें मुख्तलिफ अवामिल शामिल हैं, जिसमें एनसो कुछ साइंटिफिक फिनोमेना है, मैं सिर्फ उनका नाम यहाँ लूंगी, जिसमें एनसो, अरेबियन सी का जो टेम्परेचर का बढ़ना है, इंडियन ओशन डाइपोल, ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं ये डिफाइन करते हैं हमारे मॉनसून के पैटर्न को। और ये बिल्कुल क्लाइमेट चेंज, बल्कि अभी जो नई टर्म आ रही है वो है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो ये उसी का एक पहलू है। ठीक है। अच्छा ज़रा ये भी बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बारिशें जो हैं वो कम होंगी और या फिर ज़्यादा होंगी, मॉनसून के ये जो स्पेल हैं ये कितने होंगे, और क्या फिर अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर उसके बाद कुछ सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी है? जी बिल्कुल, ये जो 2025 का मॉनसून है इसमें नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन के एनालिसिस के मुताबिक अबव नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होगी अक्रॉस द कंट्री। अबव नॉर्मल का मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि हमने पिछले 30 सालों के डेटा का मुवाजना किया है, उसको एनालाइज किया है, तो अबव नॉर्मल हर डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट। अगर हम जैकबाबाद की बात करेंगे पिछले 30 सालों के मुताबिक उसकी एवरेज ली जाए तो वो 50 मिलीमीटर हो सकता है, स्कद्दू में वो 250 मिलीमीटर हो सकता है। तो इस साल पाकिस्तान में अबव नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होगी और जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल बारिशें होती हैं उससे ज्यादा बारिशें मतवक्के हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जो हमारे जो इजला शामिल हैं, जिसमें अगर पंजाब की बात की जाए उसमें लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में जो है वो बारिशें ज्यादा होंगी, मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, जिसकी वजह से लोकलाइज फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। सदर्न साइड पे डीजी खान और राजनपुर में हिल टॉरेंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं। फिर सदर्न साइड में जो सिंध प्रोविंस है वहां पे जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट उसके हैं, जिसमें लाड़काना और जैकबाबाद शामिल है, वहां पे मामूल से ज्यादा बारिशें मतवक्के हैं। और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है कराची और हैदराबाद, वहां पे भी अर्बन फ्लडिंग और लोकलाइज फ्लडिंग हो सकती है, जो कि प्री मॉनसून हीट वेव के फिनोमेना की वजह से मजीद बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो जरा ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में मॉनसून की आमद के हवाले से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी, बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाए तो जो ईस्टर्न साइड पे डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के, जिसमें खुजाद और लसबेला शामिल है, वहां पे भी मामूल से ज्यादा बारिशें मतवक्के हैं, जिसकी वजह से लोकलाइज फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, जो कि मजीद जो है वो फ्रेजाइल टेरेन है वहां का, जो मजीद उसको बिगाड़ सकती है। लेकिन जो वेस्टर्न साइड पे डिस्ट्रिक्ट है वो रिलेटिवली जो है वो ड्राई रहेंगे। ठीक है। और ज़रा इसके अलावा जो एनडीएमए ने शहरियों को अलर्ट किया है कि सियाहती मकामात का रुख करते वक्त एहतियात बरते और पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर लैंडस्लाइडिंग के खदशे से आगाह रहने की हिदायत की है, इस हवाले से क्या आप पैगाम देंगी सयाहों को? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो नॉर्दर्न साइड है पाकिस्तान की, जिसमें गिलगित बल्दिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न केपी के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ज़ारा से राब्ता मुनक़ता हो गए हैं और दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि इस वक्त नॉर्दर्न साइड पर वो बात कर रही हैं कि बहुत सी बारिशों की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड भी जो है वो हालात बन सकते हैं। तो जो लोग सयाह वहाँ को जा रहे हैं वो अपना जो है या तो एनडीएमए अलर्ट्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना जो टूर है उसे प्लान करें, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा गया है कि आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, खासतौर पर इस तरह के जो नॉर्दर्न एरियाज है यहाँ पर जाते हुए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खदशा और आगे चूंकि प्री मानसून स्टार्ट हो गया है, तो जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो उससे नुकसान का भी खदशा होता है और रास्ते जो है वो अमूमी तौर पर बंद हो जाते हैं और सयाह बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर फंस जाते हैं, फिर वहाँ से वापसी के लिए जो है उनकी वो कोशिशें करनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आप पहले से ही तैयारी कर लें। ज़ारा में ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा से। जी ज़ारा, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, नॉर्दर्न साइड में शुमाली जो मकामात हैं, जिसमें जीबी, केपी और आजाद जम्मू कश्मीर शामिल है, वहां पे इस साल जो दर्जा हरारत है वो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के इवेंट्स, जिसकी वजह से ग्लोफ के यानी जो ग्लेशियर झीलों के फटने का खतरा है, उसकी वजह से जो सैलाबी रेले आते हैं और नीचे वाली वादियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी इस दफा जो है ज्यादा इसका हम इम्कान देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर एनडीएमए की बात की जाए तो एनडीएमए ने ये तमाम जो सालाना
प्रोजेक्शंस थी ये 1 साल पहले जारी कर दी थी। हमारा मैकेनिज्म ऐसे है कि हम साल पहले एक प्रोजेक्शन देते हैं, 6 महीने पहले उसको कंफर्म करते हैं एडवाइजरी की सूरत में, और फिर 3 महीने मजीद उसको 90% एक्यूरेसी के साथ जो है उसकी एडवाइजरी जारी करते हैं। उसमें तमाम प्रोविंसेस, तमाम कंट्री की पिक्चर शामिल होती है। अभी चूंकि हम मानसून के जो महीने में दाखिल हो चुके हैं तो अब हम कंफर्मेटरी अलर्ट जारी कर रहे हैं। इन हमारी एडवाइजरी में तमाम हदायत मेंशन की गई हैं, तमाम मुतल्लिका अदारों को, कम्युनिटीज को अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना चाहिए ताकि हम किसी भी हंगामी सूरत हाल से बच सकें। बिल्कुल ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और हमें जो मौसम की सूरत हाल है उससे आगाह करने के लिए। तो तमाम तर सयाह जो इन इलाकों का रुख कर रहे हैं, प्लीज़ 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 जो भी अपनी आइटिनरी बनाएं उसमें ख्याल रखें कि NDML की जानिब से जो अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ख्याल रखते हुए अपने प्लान को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, इसी के साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।